विष्णु राय की सेक्रेटरी रितिका अपनी कार से उतरती है और अपने सामने देखती है एक बड़ी सी बिल्डिंग जिसके भारी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था होटल मिंट। रितिका ने इस वक्त ब्लैक कलर की स्लीवलेस ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके घुटनों से काफ़ी ऊपर थी। हील्स की टक टक की आवाज़ करते हुए बड़ी अदाओं के साथ रितिका उस होटल के अंदर जाने के लिए बढ़ जाती है। होटल के अंदर जाकर रूम नंबर 204 के बाद रितिका कुछ पल खामोशी से खड़ी रहती है और फिर एक गहरी सांस लेते हुए दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है। उसकी नज़र खिड़की की ओर जाती है जहाँ ग्रे कलर के बॉडी फिटेड सूट में एक हैंडसम लड़का खड़ा था। उसके हाथ में एक सिगरेट थी जिसके कस भरते हुए वो बाहर का नज़ारा देख रहा था। रितिका अपने होठों पर स्माइल लिए हुए उसके करीब आकर कहती है, काम हो गया है। वो लड़का अपनी सिगरेट खिड़की के बाहर फेंकते हुए रितिका की तरफ पलटता है और अपनी आंखों में एक रहस्यमय भाव लिए कहता है, वेरी गुड, जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तुम। रितिका के चेहरे पर कुछ परेशानी के भाव उभरे हुए थे। वो मुंह लटकाए हुए सोफे पर बैठ जाती है और कहती है, पता नहीं मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ ये ठीक भी है या नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अगर गलती से भी विष्णु सर को पता चल गया कि रवि को मैंने फंसाया है इन सब में, बल्कि वो तो बेगुनाह है, तो विष्णु सर मुझे छोड़ेंगे नहीं। वो लड़का डेविल स्माइल करते हुए रितिका के करीब बैठ जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, जिंदगी में अगर कुछ पाना हो तो ये छोटे मोटे रिस्क लेने ही पड़ते हैं। अगर इतना डरोगी तो बीआर को कैसे हासिल कर पाओगी। रितिका कुछ सोचते हुए कहती है, लेकिन विमान, अगर विष्णु सर को ये खबर लग गई कि तुम्हारे साथ रवि नहीं बल्कि मैं मिली हुई हूँ, तब क्या होगा। रवि की जान तो उन्होंने बख्श दी, लेकिन मेरी जान लेने में उन्हें एक बार भी नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियों से तो कुछ अलग ही लेवल की नफरत करते हैं वो। रितिका को परेशान देख विमान स्माइल करते हुए कहता है, लिसन रितिका, तुम विष्णु को पाना चाहती हो तो उसकी नज़रों में उठने का इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिल सकता। जरा सोचो, तुमने रवि का धोखा विष्णु के सामने रख दिया, इस बात से विष्णु कितना इम्प्रेस हुआ है। अब देखना, रवि की जगह उस कंपनी की हेड तुम होगी, तुम्हारे हाथों में वो सारी पावर होगी और विष्णु के करीब जाने के तुम्हारे अरमान जरूर पूरे होंगे। रितिका के होंठ पर एक मुस्कान आ जाती है। वो विमान की तरफ देखते हुए कहती है, कितना प्यारा लम्हा होगा वो जब मैं बनूंगी मिसेज रितिका विष्णु राय त्रिपाठी। रितिका खुशी से झूम उठती है। वो एक्साइटेड होते हुए कहती है, वाह, कितना अच्छा साउंड कर रहा है ना मेरा नाम विष्णु सर के साथ। विमान स्माइल करते हुए रितिका को देखता रह जाता है। लेकिन उस स्माइल के अंदर नफरत लिए मन ही मन सोचता है, हूँ बेवकूफ़ लड़की, तुझे कैसे बताऊं कि विष्णु राय त्रिपाठी तुम्हें तो क्या, किसी भी लड़की को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देगा। एक बार जो भुगत चुका है दोबारा वो सब भुगतने की हिम्मत शायद ही उसमें बची हो। विमान उठकर खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और अपनी सिगरेट सुलगाते हुए कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी ज़िंदगी में तुम हो या कोई और, फ़र्क पड़ता है तो बस उसे हराने से। एक दिन उसे अपने कदमों में गिराना चाहता हूँ, उसे बिजनेस में ही नहीं जिंदगी में भी बहुत पीछे छोड़ना चाहता हूँ। दूसरी ओर सुरभि खामोशी से बैठी है। तभी अर्णव उसके पास आकर बैठ जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं जानता हूँ दी, आपने किसी को बिना बताए अचानक से उस आदमी से शादी क्यों कर ली। सुरभि हैरानी से अर्णव की तरफ देखती है तो अर्णव गंभीर होते हुए कहता है, आदमी ने मेरे बैग में ड्रग्स रखवाए थे ना, इसने मुझे पुलिस से बचाने के बदले आपसे शादी की शर्त रखी थी ना। सुरभि शॉक्ड होकर अर्णव की ओर देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्णव को यह खबर कैसे लगी। वो खुद को नॉर्मल करते हुए कहती है, तू क्या कह रहा है, किसने कहा तुझसे ये सब। अर्णव सुरभि की ओर देखकर कहता है, बच्चा नहीं हूँ, इतना समझता हूँ कि आप मनन भैया से प्यार करते थे और उनसे ही शादी करना चाहते थे, लेकिन जिस दिन मेरे बैग में ड्रग्स मिले और मैं पुलिस स्टेशन में था, उसी दिन आपने उस बीआर से शादी कर ली, जिसका कभी हमारी ज़िंदगी में जिक्र तक नहीं था, जानते तक नहीं थे हम लोग उसे। सुरभि खामोश थी, लेकिन उसकी नम आंखें उसके दिल का हाल बयान कर रही थीं। वो कुछ कहती इससे पहले ही उमा जी चाय लिए हुए आती हैं और सुरभि को चाय देते हुए उमा जी उन दोनों के पास बैठ जाती हैं। सुरभि और अर्णव अब खामोश हो जाते हैं। चाय पीते हुए सुरभि की नज़र घड़ी पर पड़ती है। रात के 8 बजने वाले थे और सुरभि को याद आता है कि विष्णु ने उससे कहा था कि वो 8 बजे उसे लेने आएगा। सुरभि बेचैन होते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरे जाने का वक्त हो गया है,
और पापा अभी तक दुकान से वापस नहीं आए। उमा जी कुछ झिझकते हुए कहती हैं, मैंने उन्हें फ़ोन करके बताया था बेटा कि तू घर आई है, लेकिन उनकी दुकान में आज कस्टमर बहुत थे तो उन्हें थोड़ा लेट हो जाएगा आने में। सुरभि की आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। वो चाय का कप टेबल पर रखते हुए उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं जानती हूँ पापा मुझसे मिलना नहीं चाहते, इसलिए अभी तक घर नहीं लौटे। आप उन्हें फ़ोन करके कह दीजिए कि मैं चली गई हूँ। मैं नहीं चाहती कि उन्हें मेरी वजह से घर आने में देरी हो। इतना कहकर सुरभि अपने आंसू पोंछते हुए घर से बाहर निकल जाती है। उमा जी और अर्णब उसे आवाज़ देते हुए रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुरभि बिना पीछे मुड़े हुए घर से बाहर जा चुकी थी। विष्णु की कार सुरभि के घर के बाहर रुकती है, लेकिन कार के अंदर बैठे विष्णु की नज़र जब खामोश खड़ी सुरभि पर पड़ती है तो वो परेशान हो जाता है। उसने सोचा नहीं था कि जब वो जाएगा तो सुरभि उसका इंतजार करती हुई मिलेगी। विष्णु कार से उतरता है और सुरभि की ओर अपने कदम बढ़ा देता है। रात की मध्यम रोशनी में भी विष्णु को सुरभि के आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। वो चिंता के भाव लिए सुरभि के करीब जाता है और उसे देखने लग जाता है। सुरभि चुपचाप खड़ी थी, वो भी विष्णु की ओर देख रही थी। विष्णु सुरभि के आंसू देख खुद को रोक नहीं पाता और अपने हाथ हौले से उसके गाल के पास ले जाते हुए उसके आंसुओं को पोंछता है। सुरभि अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि इस वक्त सुरभि का दिल बहुत दुख रहा था और इस दर्द में उसे विष्णु की एक छोटी सी परवाह बहुत सुकून दे रही थी। विष्णु सुरभि के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे देखता है। तुम ठीक हो? सुरभि अपने इमोशन कंट्रोल करते हुए कहती है, घर चलिए। विष्णु हैरान था, उसने तो सोचा था कि सुरभि अपने घर से वापस आने में आनाकानी करेगी, उसके सामने रिक्वेस्ट करेगी या जिद करेगी कि उसे विष्णु के साथ वापस नहीं जाना। लेकिन सुरभि खुद से विष्णु का इंतजार कर रही थी और अब घर चलने के लिए कह रही है। विष्णु सोच में डूबा हुआ था, लेकिन सुरभि अपने कदम गाड़ी की ओर बढ़ाते हुए सीधा जाकर कार के अंदर बैठ जाती है। विष्णु कुछ पल खामोश रहता है और फिर जाकर सुरभि के बगल में बैठ जाता है। ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। कार सड़कों में दौड़ रही थी और विष्णु का दिल सुरभि के मायूस चेहरे को देखकर बैठता जा रहा था। सुरभि एकटक खिड़की से बाहर की ओर देख रही थी। सिग्नल आने की वजह से कार रुकती है। सुरभि अभी भी खिड़की से बाहर की ओर ही देख रही थी। तभी उसकी बगल में एक बाइक आकर रुकती है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए थे। लड़की ने उस लड़के के पेट पर बड़े प्यार से अपने हाथ बांध रखे थे और उसके कंधे पर सिर रखे हुए उससे कुछ बातें कर रही थी। लड़का भी उससे कुछ कह रहा था और उन दोनों का प्यार देखकर सुरभि के सामने एक पल के लिए उसके और मनन के खूबसूरत पल तैर जाते हैं। वो भी ऐसे ही मनन के पीछे बाइक में बैठती थी और उसके पेट में अपने हाथ बांधते हुए उसे पीछे से परेशान करती थी। तभी बाइक में बैठा वो लड़का अचानक अपनी बगल में सिर घुमाता है तो उसकी नज़रें सुरभि से जा टकराती हैं। सुरभि तो पहले से ही उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन तब उसे पता नहीं था कि ये मनन है। लेकिन अब जब दोनों की नज़रें एक पल के लिए एक दूसरे से उलझ गई थी तो दोनों एक दूसरे को अच्छे से पहचान चुके थे। मनन को किसी और लड़की के साथ देखकर सुरभि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को मजबूत करते हुए मनन को एकटक देखती रहती है और अपने बगल में बैठे विष्णु के कंधे पर अपना सर टिका लेती है। विष्णु जो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, सुरभि के ऐसा करने से हैरान होते हुए उसे देखने लगता है। सुरभि की निगाहों का पीछा करते हुए विष्णु खिड़की से बाहर की तरफ नजर दौड़ाता है, जहां मनन सुरभि की तरफ ही निहार रहा था। अब शायद विष्णु को समझ आ चुका था कि सुरभि मनन को दिखाने के लिए उसके करीब आ रही है। सुरभि और मनन की नजरें अभी भी एक दूसरे में टिकी हुई थी। अपनी अपनी निगाहों में शिकायत के भाव लिए दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और ये बात अब विष्णु की बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन किस्मत में सिग्नल ग्रीन हो गया और विष्णु की कार आगे बढ़ गई। इसके साथ ही सुरभि विष्णु के कंधे से उठने लगी, लेकिन विष्णु ने अपना हाथ उसकी बाजू में बांधते हुए उसे खुद से चिपका लिया। सुरभि छूटने की कोशिश करती है तो विष्णु सामने की ओर देखते हुए कहता है, तुम अपने मतलब के लिए विष्णु राय का यूज नहीं कर सकती। अब घर आने तक किसी पोजीशन में रहना। सुरभि का मुंह बन जाता है, लेकिन वो जानती थी कि उसने विष्णु की बात अगर नहीं मानी तो विष्णु कोई दूसरा तरीका अपनाएगा अपनी बात मनवाने के लिए। इसलिए वो चुपचाप वैसे ही विष्णु के कंधे पर से टिकाए हुए बैठी रही। रात का वक्त, सुरभि ने नाइट वियर पहने हुए थे। वो चुपचाप सोफे में लेटी हुई है। उसकी नजरें न जाने कब से छत की सीलिंग को घूर रही हैं।
आंसू आंख के कोनों तक निकलकर उसके कान तक पहुंच रहे थे। उसे बार बार मनन और उस लड़की का साथ याद आ रहा था। मेरी कोई गलती ना होते हुए भी मैं भुगत रही हूँ। सारे इल्जाम मेरे हिस्से में आ गए। तुम इतनी जल्दी मूव ऑन कर जाओगे, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो इस गलत फहमी में जी रही थी कि मुझे खोकर तुम्हारा भी हाल वही हो रहा होगा जो मेरा है। तुम भी मेरे लिए ऐसे ही तड़प रहे होगे। लेकिन आज तुम्हें देखकर मुझे थोड़ा सा भी ये महसूस नहीं हुआ कि तुम्हें मुझसे दूर होने का कोई गम भी है। तुम्हें शायद फर्क भी नहीं पड़ता है कि मैं किसी और की हो चुकी हूँ। खुद के मन में चल रहे इन्हीं उलझनों ने सुरभि के चेहरे को आंसुओं से भिगो दिया था। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। घड़ी का कांटा अपनी स्पीड से चलता जा रहा था, लेकिन इस बढ़ते वक्त के साथ भी सुरभि वहीं ठहरी हुई थी जहाँ उसने मनन और उस लड़की को इतने नज़दीक देखा था। घर के साइड एरिया में बने गार्डन में एक पार्क बेंच पर चुपचाप बैठा विष्णु आसमान की ओर देख रहा है। उसके सामने टेबल पर बियर की एक बोतल रखी हुई है और एक गिलास विष्णु के हाथ में था, जिससे वो लगातार ड्रिंक किए जा रहा है। उसकी आंखों में बार बार वही दृश्य तैर रहा था जब मनन को दिखाने के लिए सुरभि ने उसके कंधे पर अपना सिर टिकाया था। विष्णु को वो पल बहुत अनमोल लग रहा था, लेकिन उसे ये बात न जाने क्यों इतनी खल रही थी कि सुरभि को आज भी मनन से इतना फर्क पड़ता है। आज भी उसे भूलने की कोशिश नहीं कर रही, आज भी उसके लिए तड़प रही है। यह सब सोचते हुए विष्णु अपने गिलास में भरा ड्रिंक एक सांस में गटक जाता है। अरे अरे भाई, आराम से, आराम से। इतनी जल्दी क्या है ड्रिंक खत्म करने की? मैं भी तो हूँ। इतना कहते हुए हर्ष आकर विष्णु के ठीक बगल में उसी बेंच पर बैठ जाता है। विष्णु खामोश रहता है। वो अभी भी आसमान को निहार रहा था। हर्ष टेबल से एक गिलास उठाता है और अपने लिए पैक बनाता है। एक पैक विष्णु के गिलास में भी डालता है और विष्णु के गंभीर चेहरे को देखते हुए कहता है, क्या हुआ है? इतना परेशान क्यों लग रहा है? विष्णु अपना सिर घुमाकर हर्ष की ओर देखता है, लेकिन कुछ वक्त खामोशी से उसे देखते हुए वापस अपनी नजरें फेर लेता है। हर्ष मुंह बनाते हुए कहता है, मुझसे कोई बात शेयर करने के लिए इतना कब से सोचने लगा तू भाई? विष्णु उदास भाव लिए कहता है, शेयर तो तब करूँगा जब मुझे खुद पता होगा कि मैं परेशान क्यों हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ दिनों से ये क्या अजीब सा हो रहा है मेरे साथ। इतना कहकर विष्णु सारा ड्रिंक एक बार में गटकते हुए गिलास को टेबल पर रखता है और अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। हर्ष भी अपना गिलास टेबल पर रखता है और खड़ा होकर विष्णु के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, खुल के बता, क्या चीज़ है जो तुझे इतना परेशान कर रही है? विष्णु अपने हाथों को अपने पैंट की जेब में डालते हुए कुछ कदम आगे बढ़ता है और सीरियस भाव के साथ कहता है, यार मुझे उसकी हर चीज़ से फर्क पड़ने लगा है। वो मुस्कुराती है तो लगता है कि वो पल यूं ही थम जाए। उसकी आंखों से आंसू बहता है तो लगता है कि सारी दुनिया को इस बात की सजा दूं। वो किसी और के बारे में सोचती है, दिल में जैसे किसी ने आग लगा दी हो। वो मुझे इग्नोर करती है तो लगता है जैसे मेरे हाथों से दुनिया की हर खुशी दूर है। ये सब कहते हुए विष्णु की आंखों में एक अजीब सा दर्द था। उसकी आंखें नम थीं। हर्ष उसके नजदीक आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और हल्का मुस्कुराकर कहता है, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? अपनी बीवी के लिए फीलिंग नहीं रखेगा तो क्या पड़ोसी की बीवी के लिए रखेगा? विष्णु से तीखी नजरों से घूरता है तो हर्ष खुद को सहज करते हुए कहता है, देख भाई, मैं दिल से चाहता हूँ कि तू सब कुछ भूलकर सुरभि के साथ आगे बढ़े। अपने दिल के जज्बातों को उसके सामने रख, उसे अपने एहसासों पर यकीन दिला, उसे खुश रख। एक नॉर्मल खुशियाँ भरी जिंदगी तेरे हिस्से में हो बस। विष्णु कुछ पल खामोश रहता है, फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, यह सब इतना आसान नहीं है हर्ष। तू मुझे बता, अगर मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया और आगे जाकर उसने मुझे तबाह कर दिया तो? अगर उसने मुझे धोखा दिया तो? अगर उसने मेरे जज्बातों को, मेरी फीलिंग को अपनी बेवफाई के नीचे कुचल दिया तो? तुझे क्या लगता है मैं खुद को संभाल पाऊंगा? क्या मैं इन सब के बाद खुद को टूटने से बचा पाऊंगा? इन 7 सालों में साधारण मिडिल क्लास विष्णु से मैंने जो बीआर बनने तक का सफर तय किया है, अगर मैं फिर से उन्हीं अंधेरों में पहुंच गया तो? विष्णु के सवाल सुनकर हर्ष कुछ पल खामोश रहता है और फिर उसके सामने आकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, हर लड़की एक जैसी नहीं होती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में प्यार मोहब्बत रिश्ते नाम की
कोई चीज़ ही नहीं होती। हर्ष विष्णु के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तू निगेटिव सोचने की जगह पॉजिटिव भी तो सोच सकता है। ट्रस्ट मी यार, बढ़ने दे अपने कदमों को सुरभि की ओर। मेरा दिल कहता है इस बार कुछ गलत नहीं होगा। विष्णु कुछ पल के लिए जैसे किसी सोच में डूब जाता है, लेकिन फिर वापस आकर बेंच पर बैठता है और ग्लास में शराब डालते हुए ड्रिंक करने लगता है। हर्ष भी आकर उसके ठीक बगल में बैठ जाता है, पैक बनाते हुए कहता है, तो कब प्रपोज कर रहा है तू भाभी को? विष्णु के हाथ जो गिलास को मुंह तक ले जाने वाले थे, वो हवा में ही ठहर गए। वो हर्ष की तरफ देखते हुए कहता है, वो मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करती, तू अच्छे से जानता है मैंने उसके साथ क्या क्या किया है। इन सब के बाद अगर उसे बताता भी हूँ अपनी फीलिंग्स के बारे में, तो पहली बात तो उसे यकीन ही नहीं होगा, और अगर गलती से उसने यकीन कर भी लिया तो मेरा प्यार कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसकी नफरत मेरे लिए कभी कम नहीं होगी। हर्ष मुंह बनाते हुए कहता है, अरे भाई मेरे, तू तो बीआर है, दुनिया का कोई काम तेरे लिए मुश्किल नहीं है। फिर एक लड़की को पटाना कौन सी बड़ी बात है? अगर वो लड़की तेरी बीवी हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तेरे पास लाइसेंस है। विष्णु कुछ नहीं कहता है, वो खामोशी से हर्ष की बातें सुन रहा था। तभी हर्ष अपने गिलास को टेबल पर रखते हुए कहता है, आज से मैं तेरा लव गुरु हुआ तो बच्चा, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेगा तो तुझे तेरा प्यार जरूर हासिल होगा। विष्णु चिढ़ते हुए कहता है, बकवास बंद कर बे, वैसे भी दिल का दही हुआ जा रहा है। हर्ष मुस्कुराते हुए कहता है, बस यही सुधारने की ज़रूरत है तुझे। सबसे पहले तो अपना यह रूड बिहेवियर चेंज कर। कम से कम भाभी के सामने तो नज़ाकत से पेश आया कर। जब तू उनके सामने हो तो तेरी आंखों में उन्हें गुस्सा नहीं बल्कि प्यार दिखे। लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करते हैं वो सीखना होगा तुझे। थोड़ा जेंटल हो जा, तभी भाभी इम्प्रेस होंगी। विष्णु हर्ष की ओर देखते हुए कहता है, मेरा लव गुरु बनने की जगह अपनी लाइफ पर ध्यान दे। कब तक मेरी जान खाता रहेगा अपनी इन बचकानी हरकतों से कम कोई तो आ जाए तेरी लाइफ में जो तुझे झेल सके। हर्ष अपनी आंखों में गुस्सा लिए उसे देखता है तो विष्णु तिरछा मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाता है। कमरे का दरवाजा खोलकर विष्णु अंदर आता है तो उसकी नज़र सीधा सुरभि के मासूम चेहरे पर टिक जाती है। विष्णु दरवाजा बंद करते हुए सोफे में सुकून से सो रही सुरभि के पास आकर खड़ा हो जाता है। वो कुछ पल सुरभि के चेहरे को तराशता है और फिर घुटनों के बल उसके पास बैठते हुए धीरे धीरे अपने कांपते हाथों से उसके चेहरे को छूता है। विष्णु सुरभि के मुलायम गालों को अपने सख्त हाथों से बड़े ही नज़ाकत के साथ महसूस कर रहा था। वो इस बात का ध्यान भी रख रहा था कि उसके छूने से सुरभि की नींद जरा भी डिस्टर्ब ना हो। सुरभि नींद में थोड़ा कसमसाती है तो विष्णु थोड़ा घबरा जाता है और अपना हाथ पीछे खींच लेता है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि सुरभि वापस से गहरी नींद में सो चुकी है, तो वो सुरभि के कोमल होठों को अपने अंगूठे से धीरे धीरे रब करने लगता है। सुरभि को इस तरह छूने से विष्णु का दिल प्यार के गहरे समुद्र में डूबता जा रहा था। सुरभि को हासिल करने की ललक उसके दिलो दिमाग में हावी होती जा रही थी। वो खुद को रोक नहीं पाता है और सुरभि के होठों को अपने होठों से छूने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन उन होठों के दरमियान बचे तिनके भर के फासले के बीच विष्णु खुद को रोक लेता है। वो अपना चेहरा पीछे करते हुए एक नज़र सुरभि के मासूम चेहरे को देखता है और अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। वो खुद को ही कोसने लगता है, ये क्या घटिया हरकत कर रहे थे तुम विष्णु राय? उसके नींद में होने का फायदा उठा रहे थे, उसकी मर्जी के बिना उसे छू रहे थे। तुम जानते हो अगर इस वक्त वो जग रही होती तो तुम्हें खुद के इतने करीब नहीं आने देती। विष्णु को खुद पर ही गुस्सा आता है कि क्यों वो सुरभि के सामने खुद को बहकने से रोक नहीं पाता। वो चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट जाता है। उसके कानों में हर्ष की बात गूंजने लगती है, हर लड़की एक जैसी नहीं होती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में प्यार मोहब्बत रिश्ते नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। विष्णु छत की सीलिंग की ओर देखते हुए अपने ख्यालों में ही खोया रहा। हमेशा की तरह बेचैनी ने नींद को उसके आसपास भी भटकने नहीं दिया। सुबह का वक्त डाइनिंग टेबल पर सब नाश्ता कर रहे थे। सुरभि किचन में अपना काम खत्म कर रही थी। विष्णु अपनी चेयर पर बैठा सुरभि की एक झलक पाने के लिए बार बार किचन की तरफ अपनी नजरें दौड़ा रहा था। उसके हाथ में जूस का गिलास था, लेकिन उसे पीने का ख्याल भी नहीं था। विष्णु की नजरें किचन की तरफ हैं, यह देखकर दादी के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो विष्णु को एकटक देखते हुए आवाज लगाती हैं, सुरभि बेटा, पराठे बड़े स्वादिष्ट बनाए हैं तूने।
जरा एक दो और ला दे मेरे लिए। दादी की आवाज़ सुनकर विष्णु पल भर के लिए अपनी नज़रें दूसरी ओर फेर लेता है, लेकिन फिर उसे रहा नहीं जाता और वो वापस किचन के दरवाजे की ओर देखने लग जाता है। सुरभि अपने हाथ में एक प्लेट लिए हुए बाहर आती है तो विष्णु की आंखें उस पर ठहर जाती हैं। दिल जोर से धड़क उठता है। सुरभि ने मध्यम हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसकी ब्लाउज के स्लीव हाफ थे। साड़ी और ब्लाउज के बीच से झांकता हुआ उसका गोरा पतला आकर्षक पेट, उसके गोरे गोरे हाथ, उसकी बल खाती हुई कमर जिसमें उसने साड़ी का पल्लू टक कर रखा था। उसके जूड़े से कुछ जुल्फे जबरदस्ती निकलकर उसके गालों को परेशान करने आ गई थी। उसका खिला हुआ चेहरा देख विष्णु तो पलके झपकाना भी भूल गया था। अपने दिल को थामे हुए एकटक सुरभि को निहार रहा था। विष्णु का रोम रोम जैसे उसे इस बात के लिए फोर्स कर रहा था कि वो एक झटके में सुरभि को अपनी बाहों में समेट ले और उसे करीब से महसूस कर ले। लेकिन विष्णु में इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि सुरभि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। आखिर किस हक से वो सुरभि से अपना हक मांगे। विष्णु अपनी नज़र सुरभि से हटा लेता है, क्योंकि अब अगर उसने एक पल के लिए भी सुरभि को देखा तो शायद खुद को रोक पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। विष्णु अपने जज्बातों को समेटते हुए बिना सुरभि को निहारे चुपचाप वहां से निकल जाता है। विष्णु का यह बदला हुआ रूप किसी और ने तो नहीं, लेकिन दादी ने बखूबी नोटिस कर लिया था। मनी मन वो इस बात से खुश भी बहुत हो रही थी। तभी नैना का फोन रिंग होता है। वो अपने फोन की तरफ देखती है और चुपचाप खाने की टेबल से उठकर वहां से निकल जाती है। विष्णु की कार उसके ऑफिस के बाहर रुकती है, लेकिन ठीक उसकी कार के सामने उसी वक्त एक और कार रुकती है। दोनों कारें आमने सामने थीं। विष्णु की कार के सबसे पहले तेजा उतरता है और विष्णु की तरफ का गेट खोलता है। तेजा विष्णु के बिल्कुल बगल में अपनी गन लिए खड़ा था। सामने की कार से बड़े ही स्टाइलिश तरीके से बाहर निकलता है विवान सिंघानिया। विवान को देखते ही विष्णु अपने हाथों की मुठ्ठियां कसकर बंद कर लेता है। उसकी आंखों में नफरत और गुस्से के मिले जुले भाव उभर आए थे। तभी अपनी आंखों से काला चश्मा हटाते हुए विवान विष्णु के करीब आता है। विवान के करीब आने से तेजा अपनी गन को विवान की ओर पॉइंट करता है, तो विष्णु अपने हाथ का पंजा दिखाते हुए उसे पीछे हटने का इशारा करता है। अपने बॉस का इशारा पाकर तेजा 2 कदम पीछे हो जाता है। विवान विष्णु की आंखों में देखते हुए डेविल स्माइल के साथ कहता है, सुना है तुम्हारे सबसे वफादार आदमी ने तुम्हें धोखा दे दिया। चाचा, तुम्हारे सारे रिश्ते तुम्हें धोखा क्यों दे देते हैं विष्णु राय? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब बार बार तुम्हारा भरोसा टूटता है। विष्णु कुछ नहीं कह रहा था। वो अपनी आंखों में नफरत के भाव लिए खामोशी से विवान को देख रहा था। विवान कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए अपनी दाढ़ी सहलाता है और कहता है, याद है तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें प्रोफेशनल लाइफ में कभी नहीं हरा पाऊंगा। मैं कहीं भी बिजनेस वर्ल्ड में तुम्हें पीछे नहीं कर पाऊंगा। तो मैं तुम्हें बस यही गुड न्यूज़ देने आया था। अगले हफ्ते होने वाले नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस में इंडिया के बेस्ट ग्रोइंग बिजनेसमैन को चुना जाएगा और वो खिताब किसे मिलेगा ये तुम अच्छे से जानते हो। विवान अपना कॉलर हल्का सा उठाते हुए बड़े शान से कहता है। विष्णु तिरछा मुस्कुराकर कहता है, कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंट इज नॉट गुड फॉर यू। इतनी जल्दी खुद को जीता हुआ मान लिया, क्या पता वक्त आते आते वो खिताब तुम्हारे हाथ से फिसल कर विष्णु राय के सिर पर सज जाए। विष्णु के इतना कहते ही विवान हंसने लग जाता है, फिर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है, विष्णु राय त्रिपाठी, इस नाम में इतना दम नहीं कि बेस्ट बिजनेसमैन का खिताब अपने नाम कर ले। अजीब सा नाम है, ऐसा लगता है कि किसी गरीब मिडिल क्लास आदमी का नाम है। यह सुनकर ही ख्याल आ जाता है कि पक्का यह इंसान कोई लूजर ही होगा। विष्णु अपनी जलती हुई नज़रों से विवान को घूर रहा था। विवान विष्णु की तरफ एक कदम और बढ़ाकर बड़े स्टाइल में कहता है, विवान सिंघानिया, कितना क्लासी लग रहा है ना। नाम सुनते ही मन में ये ख्याल आता है कि ज़रूर कोई बहुत अमीर आदमी होगा या फिर इस दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन होगा। विष्णु विवान की आंखों में देखते हुए कहता है, तो फिर इस बार साबित कर ही देते हैं कि किसके नाम में कितना दम है। वक्त आने दो, पता चल जाएगा। विष्णु अपने ब्लेजर को सही करते हुए अपने कदम आगे बढ़ा देता है। तेजा भी विष्णु के कदमों के पीछे अपने कदम बढ़ाते हुए ऑफिस के अंदर की ओर चला जाता है। विवान अपने हाथों को अपनी जेब में डाले हुए डेविल स्माइल के साथ विष्णु को जाते हुए देखता रहता है। शाम का वक्त दादी अपने हाथ में माला लिए हुए जाप कर रही थी।
तभी सुरभि आकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। दादी माला का जाप करते हुए सुरभि की ओर निहारती हैं तो सुरभि को देखकर उन्हें ऐसा लगता है जैसे सुरभि कुछ बात करना चाह रही है। वो अपनी माला को अपने माथे से लगाते हुए उसे साइड में रखती हैं और सुरभि को अपने पास बैठने का इशारा करती हैं। सुरभि खामोशी से दादी के पास बैठ जाती है। दादी उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं, कुछ बात करनी है तुझे मुझसे? सुरभि यहाँ में अपना सिर हिला देती है तो दादी उसे सवालिया निगाहों से देखते हुए कहती हैं, तो इतना क्या सोच रही है, बोल ना। सुरभि हिम्मत जुटाते हुए कहती है, दादी आपको याद है उस दिन जब हम मंदिर से आ रहे थे तो मैंने आपसे जिद की थी कि मुझे पानी पूरी खानी है। हाँ, दादी अपनी बहुएं सिकोड़ते हुए बड़े इत्मीनान से सुरभि की बात सुन रही थी। सुरभि आगे कहती है, दादी उस दिन उस जगह पर एक अनजान औरत मिली थी मुझे। उसने मुझसे कहा कि सुरभि ठहर जाती है लेकिन फिर से हिम्मत जुटाते हुए कहती है, उसने मुझसे कहा कि विष्णु ने 7 साल पहले उनकी बेटी का मर्डर करके उसे पंखे पर लटका दिया था और इस गुनाह में ये परिवार भी उसका हिस्सेदार था। दादी के चेहरे के भाव अचानक से बदल जाते हैं। वो थोड़ा घबरा सी गई थी। चिंता की लकीरें उनके माथे पर साफ दिखाई दे रही थी। सुरभि बेचैन होते हुए कहती है, मैं उस दिन से बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 7 साल पहले ऐसा क्या हुआ था दादी। क्या सच में विष्णु के हाथों? सुरभि की बात पूरी होने से पहले ही दादी बोल पड़ती हैं, नहीं नहीं बेटा, मेरा विष्णु खुद को पत्थर दिल दिखाता जरूर है लेकिन वो इतना भी पत्थर दिल नहीं है कि किसी को जान से मार दे। वो सब कुछ कर सकता है लेकिन किसी का खून नहीं। सुरभि अपनी आंखों में सवाल लिए दादी की ओर देखकर कहती है, तो फिर उस औरत ने ऐसा क्यों कहा कि विष्णु ने खून किया है? दादी कुछ कहने को होती है उससे पहले ही एक रोबदार कड़क आवाज वहां गूंजती है, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मैं तुम्हें दूंगा। इस आवाज को सुनते ही सुरभि के पैरों के नीचे की जमीन डगमगाने से लगी। घबराहट के मारे उसका थूक भी बड़ी मुश्किल से गले के नीचे उतर पाया। वो एक नज़र दादी की ओर देखती है और फिर विष्णु की तरफ पलटे बिना ही तेज कदमों से अपने कमरे की ओर चली जाती है। विष्णु दादी की ओर देखते हुए कहता है, आप चिंता मत करिए, मैं संभाल लूंगा। विष्णु जाने के लिए मुड़ता है तभी दादी बोल पड़ती हैं, तू सच्चाई बताने वाला है उसे? विष्णु एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, पता नहीं लेकिन इतना जानता हूँ कि आज के बाद वो कभी आपसे यह सवाल नहीं पूछेगी और आप भी कभी इस बात का जिक्र मत करिएगा, भूल जाइए। विष्णु की बात सुनकर दादी हाँ में अपना सिर हिला देती हैं। सुरभि अपने कमरे में इधर से उधर चहलकदमी कर रही थी। उसके पांव कांप रहे थे। वो खुद से बातें किए जा रही थी। सुरभि, तूने खुद ही अपनी मौत को बुला लिया है। अगर वो सच में खूनी है तो ये जानने के बाद मुझे उसके बारे में सारी सच्चाई मालूम है, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तेरा अंत करीब है सुरभि। उस खूनी राय का अगला शिकार तू ही है। डर के मारे सुरभि की आंखों से आंसू छलकने लगे थे। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और सुरभि की सांसें मानो किसी ने कैद कर ली हो। वो सहमी नजरों से विष्णु की ओर देखती है जो अपने कदम सुरभि की तरफ बढ़ा रहा था। सुरभि अपनी साड़ी को अपनी मुट्ठियों में मसलते हुए अपने कदम पीछे खींचने लग जाती है। विष्णु सुरभि के चेहरे को एकटक देखते हुए उसके करीब आ जाता है। सुरभि अपना आखिरी कदम खींचती है और सीधा दीवार में चिपक जाती है। इसके साथ ही विष्णु उसके बिल्कुल करीब आकर दीवार में दोनों तरफ अपनी हथेलियां टिका लेता है और सुरभि विष्णु की मजबूत बाजुओं के बीच कैद हो जाती है। विष्णु अपना चेहरा सुरभि के चेहरे की तरफ झुकाते हुए कहता है, कहो क्या जानना चाहती हो? कौन से सवाल तुम्हें परेशान कर रहे हैं? सुरभि अपना थूक अंदर करते हुए जबरदस्ती मुस्कुराकर कहती है, कुछ भी तो नहीं, मुझे तो कुछ नहीं जानना है। मैं तो बस दादी को बता रही थी कि उस दिन के बारे में। मुझे कुछ नहीं जानना। विष्णु गहराई से सुरभि को देख रहा था। उसकी आंखों में बसा खौफ विष्णु को साफ समझ आ रहा था। वो अपना एक हाथ अपनी जेब में डालता है और रुमाल निकालकर सुरभि के माथे में उभरी पसीने की बूंदें बड़े आराम से पोंछने लगता है। सुरभि घबराहट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। विष्णु उसके चेहरे को अपनी कशिश भरी नजरों से देखते हुए कहता है, लुक एट मी। सुरभि की हिम्मत जवाब दे रही थी लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और विष्णु की तरफ देखने लग जाती है। आज उसे विष्णु की आंखों में कोई नफरत, कोई गुस्सा दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि एक अजीब सी कशिश उस आंखों में बसी हुई थी। विष्णु सुरभि के बालों को उसके कान के पीछे करता है तो सुरभि हैरान रह जाती है। विष्णु न दिखने वाली मुस्कुराहट लिए कहता है, मैं कुछ भी करूं
लेकिन तुम्हारी जान कभी नहीं लूँगा। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें सपने में भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तुम मुझसे इतना मत डरो। मुझ पर यह शक मत करो कि मैं किसी भी वक्त तुम्हें मार सकता हूँ। मैं खूनी नहीं हूँ। किसी का खून नहीं किया मैंने। इतने दिनों में इतना तो समझ चुकी होगी कि मैं अपनी फैमिली से कितना प्यार करता हूँ, अपनी माँ से कितना प्यार करता हूँ। तो माँ की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कभी किसी का खून नहीं किया। सुरभि एकटक विष्णु की आंखों में देख रही थी। आज उसे विष्णु की आंखों में सच्चाई दिख रही थी। उसे विष्णु के कहे एक एक शब्द पर खुद ब खुद यकीन होता चला जा रहा था। विष्णु सुरभि से 2 कदम पीछे हो जाता है और उसकी तरफ अपनी पीठ कर लेता है। वो औरत और उसका परिवार हमारा दुश्मन है। जब कामयाबी हाथ लग जाती है तो दुश्मन खुद ब खुद पैदा होने लगते हैं। इसलिए वो बस मुझे बदनाम करने की एक कोशिश थी। तुम आइंदा ऐसी किसी भी बात पर यकीन ना करना। सुरभि अपनी जगह पर खामोश खड़ी थी। आज पहली बार था जब विष्णु ने इतने प्यार से उससे बात की थी। पहली बार उसके बात करने का लहजा कठोर नहीं था। आज पहली बार वो इतना सॉफ्ट होकर सुरभि के सामने खड़ा था। कुछ पल दोनों के बीच खामोशियां पसरी रहीं। दोनों ही इस वक्त अपनी अपनी उलझनों में फंसे हुए थे। विष्णु का दिमाग बार बार उससे एक ही सवाल कर रहा था कि क्यों वो सुरभि को अपनी सफाई दे रहा है। अगर वो उसे खूनी समझती भी है तो समझे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक दिल भी तो था जो नहीं चाहता था कि सुरभि उसे खूनी समझकर उससे दूर भागे, उससे डरे। तभी विष्णु का फोन रिंग होता है और वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। सुरभि को न जाने क्यों लेकिन विष्णु की बात पर यकीन हो गया था। वो जानती थी कि विष्णु बड़ा आदमी है और उसके दुश्मन भी हैं, जो शायद उसे बदनाम करने के लिए ये सब अफवाहें फैला रहे हैं। इन दिनों विष्णु ने सुरभि से एक भी दफ़ा ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। वैसे भी उन दोनों के दरमियान बात होती ही कहाँ थी। लेकिन जो भी हो, विष्णु ने कमर कस ली थी सुरभि के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए। आखिर उसे एक लव गुरु भी तो मिल गया था, जिसके आदेश के अनुसार सबसे पहला कदम यही था कि विष्णु सुरभि के सामने सॉफ्ट और जेंटल बिहेव करेगा। हर्ष अपनी धुन में मगन बियार बिला के बाहर था और वो अंदर की तरफ आ रहा था। अचानक एक लड़की उससे टकरा जाती है। हर्ष उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। उस लड़की का दुपट्टा हवा में लहराते हुए हर्ष के चेहरे को छू रहा था। हर्ष अपने दूसरे हाथ से वो दुपट्टा अपने चेहरे से हटाता है और उस लड़की को बड़े गौर से देखने लग जाता है। उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, पतले से होंठ, माथे में लगी एक छोटी सी काली बिंदी। वो लड़की आंखें बड़ी करते हुए कहती है, दूर हटो। लड़की की आवाज़ से हर्ष अपना हाथ हटाते हुए उससे 2 कदम पीछे होता है और एकटक उसे देखने लग जाता है। वो लड़की मुंह बनाते हुए कहती है, तुम यहाँ किसी से मिलने आए हो क्या? हर्ष उसे एकटक देखते हुए हाँ में अपना सिर हिला देता है। वो लड़की गुस्सा करते हुए कहती है, क्या फ़ायदा, मैं भी तो सुरभि से मिलने के लिए आई हूँ यहाँ, लेकिन यह गार्ड मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहा। क्या ये तुम्हें अंदर जाने देगा? हर्ष को सोचते हुए कहता है, क्यों मिलना है तुम्हें सुरभि से? वो लड़की आंखें बड़ी करती हुई कहती है, अरे मेरी दोस्त है वो, मुझे उससे बहुत अर्जेंट बात बतानी है। वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है और अब यहाँ आई है तो ये गार्ड मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। प्लीज़ हेल्प करिए ना। हर्ष कुछ पल खामोशी से उस लड़की को देखता है और फिर आगे बढ़ते हुए गार्ड के पास जाकर कुछ कहता है। वो लड़की हैरानी से हर्ष को देख रही थी। तभी हर्ष मुस्कुराकर कहता है, जाइए, अब नहीं रोकेगा कोई आपको। उस लड़की के होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। वो जल्दी से अंदर की तरफ चली जाती है, लेकिन हर्ष अपने दिल को थामे हुए उसे देखता रह जाता है। सुरभि, जो हाल में दादी के पास बैठी थी, वो अचानक अपने सामने रीना को देखकर चौंक जाती है। वो एक बार अपनी आंखें मीचते हुए वापस से रीना को देखने लग जाती है। सुरभि को जब यकीन हो जाता है कि रीना सच में उसके सामने है, तो वो अपनी जगह पर उठकर खड़ी हो जाती है। रीना, तू यहाँ कैसे? क्यों? रीना सुरभि को देखते हुए उसके पास आती है और उसे इग्नोर करते हुए दादी के पाँव छूती है। दादी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, खुश रहो बेटा। रीना मुस्कुराकर कहती है, दादी मैं सुरभि की दोस्त हूँ, मुझे उससे मिलना था तो मैं यहाँ आ गई, क्योंकि सुरभि तो बाहर आती ही नहीं है। मेरा यहाँ आना आपको गलत तो नहीं लगा दादी? दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया जो आ गई। वैसे भी सुरभि पूरा दिन इस बुढ़िया के साथ गुजार कर बोर हो जाती है। अब उसकी सहेली आ गई तो उसका मन भी बहल जाएगा।
सुरभि दादी की तरफ नाराजगी के भाव लिए देखती है। मैं आपसे बोर नहीं होती दादी, झूठ मत बोलो, बल्कि आप ही मुझसे बोर होने लग जाते हो। दादी हंसते हुए कहती हैं, अच्छा ठीक है मेरी माँ, अब तुम दोनों बातें करो, मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ। इतना कहकर दादी वहां से उठकर चली जाती हैं। दादी के जाते ही सुरभि रीना का हाथ पकड़कर उसे अपने आसपास बैठाती है और आंखें बड़ी करके कहती है, यहाँ तक कैसे आई? यहाँ तक आना इजी नहीं था। तो भला उन भाई साहब का जिन्होंने गार्ड से बात की और मुझे अंदर आने दिया, वरना तो इस विला के बाहर लगे गार्ड्स मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहे थे। रीना बोले जा रही थी, लेकिन दीवार के एक कोने में छुपकर खड़ा हर्ष उसे चोरी चोरी निहार रहा था। जब उसने सुना कि रीना ने उसे भाई साहब कहा, तो हर्ष अपना सिर पीट लेता है। सुरभि कुछ सोचते हुए कहती है, लेकिन तुझे अचानक यहाँ क्यों आना पड़ा? रीना कुछ गंभीर हो जाती है और कहती है, तू मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी और मुझे बहुत ज़रूरी बात बतानी थी तुझसे। यहाँ आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था मेरे पास। रीना की बात सुनकर सुरभि अपना सिर झुकाते हुए कहती है, उस दिन तेरे फ़ोन से मैसेज करके मनन ने मुझे धोखे से मंदिर बुलाया था। मुझे लगा कि कहीं तेरे फ़ोन से वही तो कॉल नहीं कर रहा, इसलिए मैंने तेरे मैसेज और कॉल का रिप्लाई नहीं किया। सॉरी। अब बता क्या ज़रूरी बात है जो तू करना चाहती है? रीना गंभीर भाव लिए कहती है, मनन भाई को पहले से पता था कि तेरी और बीआर की वो फोटो सिर्फ दिखावा है, जो तुझे फंसाने के लिए खींची गई हैं। भाई को तुझ पर कोई शक नहीं था, क्योंकि बीआर ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी थी। सुरभि हैरान होते हुए कहती है, अगर उसे मुझ पर शक नहीं था, अगर उसे मालूम था कि उन फोटोज में कोई सच्चाई नहीं, तो फिर उसने उन फोटोज के बेस पर मुझे जज क्यों किया? क्यों हमारा 2 साल का रिश्ता एक पल में तोड़ दिया? रीना सुरभि की ओर देखते हुए कहती है, पैसों के लिए। सुरभि अपनी नजरों में सवाल लिए रीना की ओर देखती है, तो रीना सीरियस होते हुए कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो। बी आर ने मनन भाई को कहा कि तुझे छोड़ने के बदले मनन भाई जितनी रकम चाहते हैं वो उन्हें दे दी जाएगी। एंड यू नो मनन भाई ने क्या क्या मांगा? सुरभि में तो आगे सवाल करने की हिम्मत ही नहीं थी, लेकिन रीना अपने शब्दों को आगे बढ़ाते हुए कहती है, अपने लिए एक मनपसंद जॉब, एक आलीशान घर, एक लग्जरी कार और कुछ अमाउंट भी। माँ और मनन भाई तो बहुत खुश हैं, मैं भी उनके लिए खुश हूँ कि बैठे बिठाए उनके सारे सपने पूरे हो गए। लेकिन मैं तेरे लिए परेशान थी सुरभि। मैं अच्छे से जानती थी कि तू मनन भाई को कितना चाहती थी। मैं ये भी जानती हूँ कि तू अभी भी उन्हें याद करके रोती है। बस इसलिए तुझे ये सब बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू भी उन्हें भूल कर आगे बढ़ जा। सुरभि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वो रोने लग जाती है। रीना उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे समझाती है, मनन भाई भी तुझे प्यार करते थे सुरभि, लेकिन कभी कभी पैसों की ज़रूरत प्यार पर भारी पड़ जाती है। उन्होंने पैसों को चुना और तुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए उन्हें कोई तो बहाना चाहिए था। वो तुझसे ये तो नहीं कह सकते थे कि वो पैसों के लिए तुझे छोड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने तुझसे तेरा रिश्ता तोड़ने के लिए उन फोटोज़ को जरिया बनाया। पर सच तो ये था कि वो ये बात अच्छे से जानते थे कि तेरे और बीआर के बीच कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं था। जो दीवार से टिका हुआ कब से खड़ा रीना की बात सुन रहा था, वो तिरछा मुस्कुराकर अपने मन में कहता है, भाई मानना पड़ेगा, लड़की में कुछ तो बात है। अपनी दोस्त की खातिर अपने ही भाई की पोल खोल रही है। बट जो भी हो अच्छा है, शायद इससे सुरभि और विष्णु थोड़ा करीब आ पाए। हर्ष अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालते हुए कहता है, विष्णु को ये खबर तो देनी ही पड़ेगी कि उसका भी राज आज खुल चुका है। हर्ष मोबाइल को कान में लगाते हुए वहां से निकल जाता है। रीना सुरभि को अपने गले लगाते हुए कहती है, देख सुरभि, तू अच्छे से जानती है कि मुझे लालची लोगों से कितनी नफरत है, लेकिन वो मेरा घर है, वो मेरे अपने हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकती। इसलिए तुझे समझाने आई हूँ कि तू उस बात के लिए खुद को सजा मत दे जिसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। सब कुछ भूलने की कोशिश कर और अब एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर। सुरभि तो जैसे सौग्र थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने तो यही सोचा था कि विष्णु की खींची गई उन तस्वीरों की वजह से मनन उसे अपना नहीं सका, लेकिन आज उसे पता चल रहा था कि अगर विष्णु बीच में नहीं भी आता, तब भी जिंदगी के किसी मोड़ पर पैसों की खातिर मनन उसका हाथ छोड़ सकता था। रीना कुछ पल खामोशी से सुरभि को देखती रहती है और फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, तू अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। रीना उठकर खड़ी होती है,
तभी सुरभि से पीछे उसका हाथ पकड़ लेती है। सुरभि रुंधे गले से कहती है, तूने मनन से ज़्यादा मेरे बारे में सोचा, इसके लिए थैंक यू। रीना सुरभि की तरफ पलटती है और कहती है, मैंने सही और गलत के बारे में सोचा और इस वक्त भाई गलत है। सुरभि रीना के गले लग जाती है। रीना उसे तसल्ली देती है और उसके आंसू पोंछती है। मैं चलती हूँ, कभी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना। इतना कहकर रीना वहाँ से निकल जाती है। सुरभि धन से वहीं बैठ जाती है। वो अपना सिर पकड़ लेती है और खुद से ही कहने लगती है, सब झूठ था, सब धोखा था। मैं मनन के लिए इम्पोर्टेंट थी, पर पैसों से ज़्यादा नहीं। वो भी अपनी माँ की तरह निकला और मैं पागल उसके लिए आंसू बहा रही हूँ। सुरभि अपनी आंख से बह रहे आंसुओं को बड़ी बेरहमी से पोंछती है, जैसे उसने ठान लिया था कि अब मनन के लिए एक भी आंसू वो अपनी आंख से बहने नहीं देगी। इधर विष्णु अपने काम में बिजी था। तभी रितिका केबिन में आती है और कहती है, सर आपने मुझे बुलाया। विष्णु अपनी नज़र लैपटॉप से हटाकर रितिका की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि रवि की जगह आपसे तुम मुझे असिस्ट करोगी। तुम सब कुछ संभालोगी, सारे प्रोजेक्ट की डिटेल तुम्हारे अंडर होगी। रितिका मन ही मन बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो अपने चेहरे पर यह बात झलकने नहीं देती और सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला देती है। विष्णु वापस अपने काम में लग जाता है। रितिका हिम्मत जुटाते हुए कहती है, सर यूएस वाला प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। वो प्रोजेक्ट विवाद सिंघानिया के पास चला गया, हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया। इस लॉस की वजह से कहीं आने वाली कॉन्फ्रेंस में बेस्ट बिजनेसमैन का खिताब आपकी जगह विवान के सिर पर सज गया तो। इतना सुनते ही विष्णु एक पल के लिए बिल्कुल थमसा गया, लेकिन अगले ही पल वो अपनी नज़र रितिका की तरफ उठाते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम्हें जितना कहा है उतना करो, बाकी टेंशन छोड़ दो। रितिका ऑर्डर मानते हुए केबिन से बाहर निकल जाती है। इतने में हर्ष अंदर आता है और गुस्से में कहता है, यार तू मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाता? देखना एक दिन मैं मर रहा हूँगा और मुझे तेरी ज़रूरत होगी, लेकिन तेरी ये फ़ोन ना उठाने की आदत के कारण तू मुझ तक पहुँच नहीं पाएगा। विष्णु अपनी नज़र लैपटॉप पर जमाए हुए कहता है, मैंने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि मैं मीटिंग में था और मेरे होते हुए कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी कि तू मौत की दहलीज तक पहुँचे। हर्ष के होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। वो विष्णु के सामने बैठते हुए कहता है, हाय मेरा भाई कितना प्यार करता है मुझसे। विष्णु लैपटॉप को साइड में रखता है और पानी का गिलास अपने हाथ में लेते हुए कहता है, क्या जरूरी बात करनी थी तुझे? विष्णु एक घूंट पानी पीता है। तभी हर्ष कहता है, वो सुरभि भाभी का एक्स मनन है ना, उसकी बहन आज घर आई थी। भाभी को बता रही थी कि मनन उसे कितना याद करता है। प्लीज मनन को वापस अपनी जिंदगी में ले लो, ऐसी रिक्वेस्ट भी कर रही थी। इतना सुनते ही विष्णु के चेहरे के भाव बदल गए। उसके दिमाग की नीली नसें उभरने लगी थी, आंखें लाल होती जा रही थी और उसने अपने हाथ की मुट्ठी इतनी जोर से कसी कि कांच का गिलास उसकी हाथ की मुट्ठी के बीच ही पिस गया। कांच के टुकड़े विष्णु की हथेली में चुभ गए और खून से उसकी पूरी हथेली सन गई। ये सब इतना जल्दी हुआ कि हर समझ ही नहीं पाया। उसने तो बस विष्णु को थोड़ा सा जलाने के लिए झूठ बोला और अगले ही पल वो सच बताने वाला था, लेकिन विष्णु अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाया। हर्ष हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठता है और विष्णु का हाथ पकड़ते हुए कहता है, अरे भाई इतनी क्या जल्दी रहती है तुझे गुस्सा दिखाने की? कम से कम मेरी पूरी बात तो सुन लेता। विष्णु अपना हाथ हर्ष के हाथ से छुड़ाते हुए कहता है, मुझे बस इतना सुनना है कि उस लड़की की रिक्वेस्ट का सुरभि ने क्या जवाब दिया। हर्ष अपना हाथ सहलाते हुए खुद पर गुस्सा करता है कि क्यों उसने ये मजाक किया। हर्ष सहज होते हुए कहता है, रिलैक्स, मैं तुझसे मजाक कर रहा था। उस लड़की ने भाभी से ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने भाभी के सामने ये सच्चाई बताई कि उसके भाई ने पैसों के लिए सुरभि को छोड़ा था, न कि इसलिए कि उसे उन फोटोज से फर्क पड़ा था। हर्ष रीना और सुरभि के बीच हुई सारी बातें विष्णु को बताता है। थोड़ी देर पहले जहाँ विष्णु के चेहरे पर गुस्से के भाव थे, तो ये सब सुनने के बाद उसके चेहरे पर चिंता के भाव उभरने लगे थे। हर्ष उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, बहुत खून बह रहा है, मैं इसे साफ कर देता हूँ। विष्णु उठकर खड़ा हो जाता है, जैसे कुछ सोच रहा था। वो हर्ष की तरफ देखते हुए कहता है, यह सब जानने के बाद उसे बहुत तकलीफ हो रही होगी। वो दुखी होगी कि जिसे वो इतना चाहती थी, वो उससे ज़्यादा पैसों को चाहता था। मुझे अभी जाना होगा उसके पास। विष्णु इतनी तेजी से निकलता है कि हर्ष कुछ कह नहीं पाता। वो बस अपनी जगह पर खड़ा देखता रह जाता है।
सुरभि अपने कमरे में खामोश बैठी हुई थी। उसके हाथ में उसका मोबाइल है जिसमें वो अपनी और मनन की तस्वीरें देख रही है। कुछ देर तक उस तस्वीर को खामोशी से देखती रहती है। एक ही पल में मनन के साथ बिताया हुआ हर पल उसकी नज़रों के सामने तैर जाता है। वो शांत रहती है और फिर उस फोटो को डिलीट करने लगती है। डिलीट में क्लिक करते हुए उसके हाथ एक पल के लिए कांपने लगते हैं, लेकिन वो खुद को इतना मजबूत करती है कि आखिर उस फोन से और अपनी जिंदगी से सुरभि ने मनन और अपनी यादों को डिलीट कर ही दिया। इतने में कमरे का दरवाजा खुलता है। सुरभि अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है। वो दरवाजे की तरफ देखती है तो विष्णु अंदर आता है। वो सुरभि की तरफ ही अपने कदम बढ़ा रहा था, लेकिन सुरभि आज अपने कदम पीछे नहीं खींच रही थी, क्योंकि शायद अब उसे विष्णु से डर नहीं लगता था। विष्णु सुरभि के नजदीक आ चुका था। वो उससे कुछ कहता उससे पहले ही सुरभि की नज़र विष्णु की हथेली पर पड़ती है, जो खून से सनी हुई थी। सुरभि घबरा जाती है। वो आगे बढ़कर विष्णु का हाथ थाम लेती है और चिंता के भाव लिए कहती है, ये क्या हुआ? कैसे लग गई आपको? विष्णु सुरभि में खोया हुआ कहता है, बस ऐसे ही। सुरभि विष्णु को सोफे पर बिठाती है और जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर विष्णु के पास बैठ जाती है। सुरभि विष्णु की हथेली को अपने हाथ में लेती है और जल्दी से कॉटन से खून को साफ करने लग जाती है, लेकिन विष्णु की हथेली में लगा खून काफी हद तक सूख चुका था, जिससे वो ठीक से क्लीन नहीं हो पा रहा था। सुरभि घबराई हुई सी नजरों से विष्णु की तरफ देखकर कहती है, मैं 2 मिनट में आई, आप यहाँ से हिलना मत। विष्णु को तो सुरभि की बातों का जवाब देने का भी होश नहीं था। वो बस सुरभि में खोया हुआ था। ऊपर से सुरभि की आंखों में खुद के लिए प्रभा देखना तो जैसे विष्णु के लिए सपने जैसा था। सुरभि जा चुकी थी और विष्णु मूर्ति की तरह बैठा था। उसे लग रहा था कि अगर वो एक पल के लिए भी यहाँ से हिला भी तो कुछ बहुत अनमोल चीज खो देगा। इतने में सुरभि जल्दी से वापस आती है। सुरभि के हाथ में एक बड़ा सा बाउल था जिसके अंदर पानी भरा हुआ था। सुरभि विष्णु की हथेली पकड़ती है और कॉटन को पानी में डिप करके विष्णु की हथेली में लगा खून साफ करने लगती है। विष्णु को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आसपास क्या हो रहा है, सुरभि क्या कर रही है, शायद उसे अपना दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। विष्णु की नजरें थी तो बस सुरभि की कजरारी आंखों में, जिनमें विष्णु का जख्म देखकर चिंता के भाव ठहरे हुए थे। इस वक्त विष्णु के दिल में एक ही गाना बज रहा था, जिस गाने का हर शब्द उसकी फीलिंग्स बयान कर रहा है। कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, नए मौसम की सैर या दर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। सुरभि विष्णु के हाथ से कांच का एक टुकड़ा निकालती है तो एक पल के लिए विष्णु अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। दर्द से उसकी आह निकल जाती है। सुरभि मासूम नजरों से उसकी ओर देखती है। सॉरी, वो कांच गहरा चुभा था, ज्यादा दर्द हो रहा है। विष्णु सुरभि की मासूम आंखों में देखता है तो सारा दर्द सुकून में बदल जाता है। वो नामे अपना सिर हिला देता है। सुरभि उसके जख्म में ऑइंटमेंट अप्लाई करते हुए पट्टी बांधने लगती है और विष्णु जैसे एक भी मौका नहीं छोड़ना चाह रहा था सुरभि को इस तरह तसल्ली से देखने का। सुरभि पट्टी बांधते हुए एक नज़र विष्णु के चेहरे की तरफ देखती है तो विष्णु उसे ही निहार रहा था। दोनों की नजरें एक पल के लिए उलझ जाती हैं, लेकिन अगले ही पल विष्णु थोड़ा हिचकिचाते हुए अपनी निगाहें फेर लेता है। सुरभि विष्णु की पट्टी में गांठ लगाते हुए कहती है, एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? विष्णु, जिसने बड़ी मुश्किल से सुरभि के चेहरे से अपनी नजरें हटाई थी, सुरभि का सवाल सुनकर वापस उसे देखने लग जाता है। उसके मुंह से बस इतना ही निकलता है, हाँ। सुरभि विष्णु की आंखों में देखते हुए कहती है, आपने पापा की दुकान फिर से सही करवा के उन्हें सौंप दी। अगर सब कुछ वापस ही करना था तो आपने आग क्यों लगाई थी? विष्णु कुछ पल खामोश रहता है और फिर उदासीन भाव लिए कहता है, मैं उस वक्त बस जीतना चाहता था तुमसे, झुकाना चाहता था अपने आगे, इसलिए जो दिमाग में आता गया वो करता गया। लेकिन अब तो मैंने तुम्हें इस कैद में रहने के लिए मजबूर कर दिया। जो चाहता था वो मिल गया, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ चीजें सही कर दूं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझसे इतनी नफरत करने लग जाओ कि मैं चाह कर भी तुम्हारे दिल में खुद के लिए नफरत खत्म ना कर पाऊं। विष्णु के ये शब्द सुरभि के दिल में एक सवाल पैदा कर गए। आखिर क्यों विष्णु उसके दिल में अपने लिए नफरत को मिटाना चाहता है? अगर सुरभि उससे नफरत करे भी तो क्या फर्क पड़ता है उसे? वो भी तो सुरभि से बस नफरत का रिश्ता ही रखना चाहता है। सुरभि अपने दिल में अब कोई गलत फहमी नहीं लाना चाहती थी, इसलिए वो कुछ कहे बिना उठती है
और वहां से जाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी विष्णु अचानक बोल पड़ता है, एक बात और कहनी थी तुमसे। सुरभि पीछे पलटती है और विष्णु की तरफ मासूमियत से देखने लगती है। विष्णु एक कदम आगे बढ़ते हुए सुरभि के नजदीक आता है और उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, तुम इस शादी के लिए मना भी करती तभी मैं तुम्हारे भाई को जेल नहीं जाने देता, उस पर कोई उंगली तक नहीं उठाने देता। वो पुलिस वालों के सामने बैठा जरूर था, लेकिन वो पुलिस वाले मेरे ही आदमी थे। हर हाल में सिर्फ मेरा ऑर्डर मानते। सुरभि खामोशी से विष्णु की बातें सुन रही थी। विष्णु आंखों में पछतावा लिए हुए कहता है, उस वक्त तुम्हें हराने का एक जुनून सवार था, इसलिए अगर तुम शादी के लिए मना करती तो मैं कोई दूसरा रास्ता अपनाता, लेकिन तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होने देता। विष्णु की बात खत्म होने के साथ ही एक सन्नाटा उन दोनों के बीच फैल चुका था। सुनाई दे रहा था तो बस दोनों की धड़कनों का शोर। नजरें उलझती जा रही थी और लब खामोश थे। सुरभि बिना कुछ कहे बाथरूम की ओर बढ़ जाती है और विष्णु अपने उस हाथ को बड़े प्यार से निहारने लग जाता है जिसमें सुरभि ने बड़ी चिंता और परवाह के साथ पट्टी बांधी थी। विष्णु के होंठ हल्के से खिल जाते हैं, इतना कि कोई देखकर समझ भी ना पाए कि वो मुस्कुरा रहा है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।